विनोद खन्ना के पिताजी कृष्णचंद खन्ना ने अपनी पिस्तौल विनोद खन्ना के माथे पर तान दी और गुस्से से कांपते हुए बोले, किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के सन्यासी सुपरस्टार के नाम से मशहूर एक्टर विनोद खन्ना की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। इंजीनियर बनने वाला एक मेधावी छात्र कैसे बन गया बॉलीवुड का मशहूर एक्टर विनोद खन्ना? क्यों विनोद खन्ना के अपने पिता ने ही उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी और कहा, मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा? क्यों अमिताभ बच्चन ने विनोद खन्ना के मुंह पर कांच का गिलास फेंककर उन्हें लहूलुहान कर दिया? विनोद खन्ना ने कैसे किया एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया और माधुरी दीक्षित का यौन शोषण? क्यों विनोद खन्ना ने अपने चमचमाते कैरियर, अपनी पत्नी और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर संन्यास ले लिया? संन्यास के बाद विनोद खन्ना ने कैसे दे दी अपनी बेटी के लिए अपनी जान? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर सन 1946 को आज के पाकिस्तान यानी तब के हिंदुस्तान के पेशावर जिले की एक हिंदकोवान फैमिली में हुआ था। हिंदकोवान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में रहने वाले उन हिंदुओं को कहा जाता है जो लहंडी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। विनोद खन्ना के पिताजी का नाम था कृष्णचंद खन्ना, जिनका पेशावर में कपड़ों और केमिकल्स का बहुत बड़ा व्यापार था, और विनोद खन्ना की मां का नाम था कमला खन्ना। विनोद खन्ना के 3 भाई और 1 बहन थी, जिसमें से एक भाई प्रमोद खन्ना की ही जानकारी मिलती है। जब विनोद खन्ना केवल 7-8 महीनों के थे तभी मुल्क का बंटवारा हो गया। विनोद खन्ना के परिवार को अपनी सारी जमीन जायदाद, अपना घर-बार, अपना भरा पूरा व्यापार सब छोड़ छाड़ कर एक थैले में कुछ कपड़े लत्ते भरकर जान बचाकर पेशावर से भागना पड़ा। पेशावर से भागकर उनका परिवार लुधियाना होते हुए बंबई पहुंचा, क्योंकि बंबई में उनके पिता कृष्णचंद खन्ना के कुछ रिश्तेदार रहते थे। अब विनोद खन्ना बंबई के अगस्त क्रांति मार्ग पर स्थित एक छोटे से घर में अपने बड़े से परिवार के साथ रहने लगी। जिस अगस्त क्रांति मैदान में 9 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी ने पूरे भारत से भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया था, उसी अगस्त क्रांति मैदान में विनोद खन्ना अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाया करते थे, खो खो खेला करते थे। विनोद खन्ना के पिताजी ने बंबई में ही अपना कपड़ों और केमिकल्स का व्यापार करना शुरू कर दिया। विनोद खन्ना ने बंबई के ही सेंट मैरी स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। क्लास 2 पास करने के बाद विनोद खन्ना अपने परिवार के साथ बंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहां मथुरा रोड पर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। क्लास 6 पास आउट करने के बाद विनोद खन्ना अपने परिवार के साथ फिर से दिल्ली से बंबई शिफ्ट हो गए, जहां विनोद खन्ना को नासिक के पास देवलाली के बार्नेस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। विनोद खन्ना एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। साइंस और मैथ्स उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। वो बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते थे, मगर विनोद खन्ना के पिताजी कृष्णचंद खन्ना उस तरह के पिता थे जो अपने बेटे की लगाम अपने हाथ में समझते थे। वो चाहते थे कि विनोद खन्ना बड़े होकर उनका पारिवारिक व्यापार संभाले। इसीलिए उन्होंने विनोद खन्ना की इच्छा के विरुद्ध बंबई के ही सिडेनम कॉलेज की कॉमर्स फैकल्टी में उनका एडमिशन करवा दिया। मजबूर होकर विनोद खन्ना सिडेनम कॉलेज की कॉमर्स फैकल्टी में कॉमर्स की पढ़ाई करने लगे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही विनोद खन्ना ने जिंदगी में पहली बार फिल्म देखी। फिल्म का नाम था मुगले आजम। इस फिल्म को देखकर विनोद खन्ना सम्मोहित हो गए। इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और फिल्म देखी जो थी देवानंद की मशहूर फिल्म 16वां सावन। मुगले आजम और 16वां सावन जैसी फिल्मों को देखकर विनोद खन्ना के मन में अभिनय करने की इच्छा पनपने लगी। सिडेनम कॉलेज का अपना एक थिएटर ग्रुप था,
जिसमें कॉलेज के लड़के लड़कियां ही पार्टिसिपेट किया करते थे। अपने टीचर की सलाह पर विनोद खन्ना ने अपने कॉलेज के थिएटर ग्रुप में सदस्यता ले ली। अपने कॉलेज के थिएटर ग्रुप के एक शो के दौरान विनोद खन्ना की मुलाकात हुई अपनी साथी कलाकार गीतांजलि तालेयर खां से। पहले पहल विचार मिले तो दोनों में दोस्ती हो गई, धीरे धीरे दिल मिले तो मोहब्बत हो गई। मगर विनोद और गीतांजलि दोनों ने यह तय कर लिया कि वो शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं कर लेंगे। इन दिनों विनोद खन्ना ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, मगर अपने पिताजी से छिप छिपा कर। उन्हीं दिनों मशहूर एक्टर सुनील दत्त अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए फिल्म मन का मीत बना रहे थे। इस फिल्म के हीरो के तौर पर उन्होंने सोम दत्त को चुन लिया था। विलन कौन होगा, इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते सुनील दत्त एक दिन पहुंच गए सिडेनम कॉलेज के थिएटर ग्रुप का एक शो देखने के लिए। शो के दौरान उन्हें विनोद खन्ना की सूरत और अदाकारी दोनों भा गई। शो खत्म होने के बाद सुनील दत्त ने विनोद खन्ना को अपनी फिल्म मन का मीत ऑफर कर दी। विनोद खन्ना को तो मन की मुराद मिल गई, सामने से फिल्म का ऑफर। मगर वो विलन नहीं बनना चाहते थे, वो हीरो बनना चाहते थे। विनोद खन्ना ने सोचा कोई बात नहीं, आज विलन बने हैं, कल हीरो भी बन जाएंगे। विनोद खन्ना ने फिल्म मन का मीत में काम करने के लिए हामी भर दी, मगर वो अपने पिताजी को ये बात बताने में डर रहे थे, क्योंकि विनोद खन्ना के पिताजी कृष्णचंद खन्ना फिल्म और फिल्म वालों को समाज के सबसे अराजक तत्वों में से एक मानते थे। तो वो अपने बेटे को फिल्म एक्टर कैसे बनने दे सकते थे। विनोद खन्ना ने अंततः फैसला लिया कि वो अपने पिताजी कृष्णचंद खन्ना को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, मगर विधि को कुछ और ही मंजूर था। इसके अगले ही दिन मशहूर न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में विनोद खन्ना की मॉडलिंग वाली एक तस्वीर छप गई। विनोद खन्ना के पिताजी कृष्णचंद खन्ना रोज सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे। विनोद खन्ना के पिताजी ने विनोद खन्ना की वो मॉडलिंग वाली तस्वीर देख ली। बस फिर क्या था, जब विनोद खन्ना घर आए तब उनके पिताजी लाल लाल आंखें किए हुए उनका भदवा उतारने के लिए तैयार खड़े थे। पिता और पुत्र में तलवारें खिंच गईं। दोनों एक दूसरे पर तर्क के तीर छोड़ने लगे। वार प्रतिवार का ये सिलसिला जारी रहा। जब विनोद खन्ना के तीरों का विनोद खन्ना के पिताजी के पास कोई जवाब न रहा, तब उन्होंने पास पड़ी हुई अपनी पिस्तौल उठा ली। विनोद खन्ना के पिताजी कृष्णचंद खन्ना ने अपनी पिस्तौल विनोद खन्ना के माथे पर तान दी और गुस्से से कांपते हुए बोले, अगर तुमने दोबारा फिल्म एक्टर बनने की बात कही तो मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। विनोद खन्ना ने उनकी आंख में आंख डालते हुए कहा, तो मार दीजिए। इतने में अचानक ही विनोद खन्ना की मां बीच बचाव के लिए आई और उन्होंने झटके से दोनों को अलग किया। इसके बाद उनकी मां ने विनोद खन्ना के पिताजी को समझाया और फिर विनोद खन्ना से बोली कि उनके पास 2 साल हैं। 2 साल में अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर पाए तो वो अपना पारिवारिक व्यापार संभाल लेंगे। विनोद खन्ना ने इसके लिए हामी भर दी। इस तरह से साल 1969 में रिलीज होने वाली फिल्म मन का मीत से विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में एज अ विलेन अपना डेब्यू किया। ये फिल्म कुछ खास हिट नहीं हुई। सुनील दत्त के भाई सोम दत्त का तो इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में नामो निशान ही मिट गया, मगर विनोद खन्ना की गाड़ी इस फिल्म से चल पड़ी। इसके बाद विनोद खन्ना नतीजा, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, पापी, पूरब पश्चिम, मेम साहब और मस्ताना जैसी फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम करने लगी। कुछ में उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाए, मगर अधिकतर में विलन के किरदार ही निभाए। विलन के तौर पर विनोद खन्ना की सबसे मकबूल सुपरहिट फिल्म बनी साल 1971 में रिलीज होने वाली फिल्म मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म में विनोद खन्ना द्वारा निभाया गया डाकू जब्बर सिंह का दमदार किरदार लोगों को आज भी याद है। अब विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हद तक ठीक ठाक सेटल होने लगे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी सेटल होने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी मोहब्बत गीतांजलि से शादी कर ली। गीतांजलि से शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए, जिनमें से एक का नाम उन्होंने रखा राहुल
दूसरे का नाम अक्षय। भले ही विलन के तौर पर विनोद खन्ना की फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं, मगर विनोद खन्ना के दिल में हीरो बनने की ख्वाहिश थी। इसी साल 1971 में उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई जब उन्होंने फिल्म हम तुम और वो में पहली बार हीरो के तौर पर काम किया, मगर ये फिल्म कुछ खास हिट नहीं हुई। इसके बाद गुलजार की मेरे अपने, अचानक, इम्तिहान, ऐलान और गुड्डी जैसी कुछ फिल्मों में विनोद खन्ना ने बतौर हीरो काम किया, मगर ये सभी फिल्में कमर्शियली कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हीरो के तौर पर विनोद खन्ना की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई प्रकाश मेहरा की फिल्म हाथ की सफाई, जिसके लिए विनोद खन्ना को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। हीरो के तौर पर विनोद खन्ना का गोल्डन पीरियड तब शुरू हुआ जब उन्होंने मल्टी स्टारर हीरो फिल्मों में काम करना शुरू किया, मसलन अमिताभ बच्चन के साथ हेरा फेरी, परवरिश, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में। फिल्मी पत्रकारों के मुताबिक 70 के दशक में विनोद खन्ना ही एकमात्र ऐसे हीरो थे जो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के स्टारडम को टक्कर देते थे, जिससे अमिताभ बच्चन को पिटता देख सिनेमा घर में दर्शक तालियां बजाते थे। विनोद खन्ना ही एकमात्र ऐसे हीरो थे जो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को कड़ा कंपटीशन देते थे। इसीलिए कुछ फिल्म पत्रकारों का मानना है कि शायद यही वजह थी जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना से मन ही मन कुढ़ते और जलते थे। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में एक सीन था जिसमें अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना की तरफ एक कांच का ग्लास फेंक कर उन्हें मारना था। इस सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने इतनी तीव्रता से कांच का गिलास विनोद खन्ना की तरफ फेंक दिया कि उन्हें नीचे झुककर बचने का अवसर भी न मिला और ग्लास सीधा विनोद खन्ना की ठोड़ी पर जा लगा। विनोद खन्ना की ठोड़ी से खून बहने लगा, उन्हें चक्कर आने लगा, वो बेहोश होने लगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उनकी ठोड़ी में 15 टांके लगाए। अमिताभ बच्चन ने बाद में विनोद खन्ना से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगी थी, लेकिन कुछ फिल्म पत्रकार मानते हैं कि ये हरकत विनोद खन्ना के प्रति अमिताभ बच्चन के मन में कुढ़न और जलन से उपजे गुस्से का परिणाम थी। ऐसा नहीं था कि विनोद खन्ना की केवल मल्टी स्टारर हीरो वाली फिल्में ही हिट हो रही थी। लहू के दो रंग, कुंवारा और मोहब्बत जैसी उनकी सोलो लीड रोल वाली फिल्में भी सुपरहिट साबित हो रही थी। ये विनोद खन्ना के कैरियर का टॉप टाइम था, वो टाइम जब कुछ फिल्मी पत्रकारों के मुताबिक वो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के स्टेचर और स्क्रीन प्रेजेंस के लगभग बराबरी पर आ चुके थे। वो किसी भी वक्त अमिताभ बच्चन को पराजित कर उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल सकते थे, मगर तभी उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। एक दिन अचानक ही विनोद खन्ना की माँ कमला खन्ना का निधन हो गया। कुछ दिनों बाद ही उनका एक बहुत ही क्लोज भाई भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। एकाएक अपने दो प्रियजनों के इस तरह से बिछुड़ जाने पर विनोद खन्ना को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। वो डिप्रेस्ड हो गए। उनके दिमाग में जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन मृत्यु में संबंध क्या है, जैसे जीवन मृत्यु से जुड़े बहुत से सवाल आने लगे और उनका जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। विनोद चिड़चिड़े हो गए। गुस्सा आने पर मारपीट पे उधारू हो जाती। सब कुछ होते हुए भी विनोद खन्ना अशांत और बेचैन रहने लगे। एक दिन उनके दोस्त डायरेक्टर महेश भट्ट उन्हें लेकर अपने गुरु आचार्य रजनीश ओशो के पास पहुंचे। विनोद खन्ना ने ओशो से अपने मन में घुमड़ रहे सभी सवालों को पूछा। ओशो ने उन सभी सवालों के समुचित जवाब दिए। आखिर में विनोद खन्ना ने पूछा, एक अच्छा एक्टर कैसे बना जा सकता है? ओशो ने जवाब दिया, जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे करो जैसे कि यही जिंदगी हो। विनोद खन्ना ओशो से बहुत प्रभावित हो गए। अब हर हफ्ते जो वीकेंड वो अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हुए गुजारते थे, अब वो ओशो के पूना वाले आश्रम में जाकर ओशो के प्रवचन सुनने और ध्यान करने में बिताने लगी। जैसे जैसे वो ओशो के विचारों को ग्रहण करते जा रहे थे, उनके संबंधियों रिश्तेदारों के साथ उनकी निकटता घटती जा रही थी और ओशो के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती जा रही थी। इधर
महेश भट्ट का ओशो से मोह भंग हो चुका था। उन्होंने ओशो के पास जाना छोड़ दिया था और ओशो की दी हुई माला को तोड़कर टॉयलेट में फेंक दिया था। इस पर विनोद खन्ना ने उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम्हारे ऐसा करने पर अब भगवान, जैसा कि ओशो के भक्त उन्हें भगवान रजनीश कहकर पुकारते हैं, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। ये लेवल हो गया था विनोद खन्ना की ओशो के प्रति भक्ति का कि अब वो ओशो को भगवान मानने लगे थे। अपने प्रति विनोद की ऐसी भक्ति को देख ओशो ने एक दिन उनसे कहा कि अब वो संन्यास ले लें। विनोद सहर्ष राजी हो गई। विनोद ने तकरीबन 20 से 30 फिल्मों का साइनिंग अमाउंट प्रोड्यूसर्स को वापस कर दिया, मगर इसके बावजूद उनको सोच करके प्लान किए गए प्रोजेक्ट्स के खराब होने की वजह से इंडस्ट्री को करोड़ों का घाटा हुआ। इसके बाद विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों के सामने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब वो बॉलीवुड से रिटायरमेंट लेते हैं। बॉलीवुड से ही क्या, अब वो संसार से रिटायरमेंट लेते हैं, मोह और माया से रिटायरमेंट लेते हैं, अब वो संन्यास ग्रहण करते हैं। और इसके बाद विनोद खन्ना भगवा बाना पहनकर ओशो की दी हुई माला को गले में लटकाकर ओशो के पूना वाले आश्रम में ही परमानेंट रूप से रहने लगे। ओशो के प्रवचन सुनने लगे और ध्यान करने लगे। जाहिर है ओशो की पत्नी और बच्चे उनके इस कदम से बहुत खिन्न हुए। साल 1982 में जब अमेरिका के ओरेगॉन में ओशो का रजनीशपुरम बनकर तैयार हुआ, तब ओशो अपने सभी शिष्यों के साथ रजनीशपुरम में रहने के लिए पूना से अमेरिका चले गए। विनोद खन्ना भी उनके साथ अमेरिका चले गए। इस दौरान वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदुस्तान से पूरी तरह से कट गए। उनकी पत्नी गीतांजलि बहुत कोशिश करने पर कभी कभार उनसे फ़ोन पर थोड़ी सी बात कर पाती थी। गीतांजलि उन्हें समझाती थी कि बच्चों के उचित लालन पालन के लिए ज़रूरी है कि वो उनके साथ रहें। जब बच्चे अपने पिता के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती। बहुत से लोग बच्चों को चिढ़ाते हैं कि उनका बाप तो बाबा बनकर देश से भाग गया। गीतांजलि उन्हें समझाती कि अगर उन्होंने ये परिवार बनाया है तो इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, मगर विनोद खन्ना माने नहीं। आखिरकार उनकी पत्नी गीतांजलि ने उनसे हार मान ली और उन्हें तलाक दे दिया और अपने दोनों बच्चों राहुल और अक्षय के साथ अलग होकर रहने लगी। 5 साल का वक्त गुजर गया। इन 5 सालों में विनोद खन्ना ने ओशो के रजनीशपुरम में माली बनकर पौधों को पानी दिया, रसोइया बनकर खाना पकाया, किसान बनकर खेती की, मजदूर बनकर मजदूरी की। विनोद खन्ना और ओशो का फिजिकल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेम था, इसलिए ओशो को जो भी कोई नया कपड़ा पहनना होता तो पहले वो कपड़ा विनोद खन्ना को पहनाकर ट्राई किया जाता था। साल 1987 में जब अमेरिकी सरकार ने ओशो पर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगाकर उनके रजनीशपुरम को अवैध घोषित किया और ओशो पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया, तब ओशो तकरीबन अपने 500 शिष्यों के साथ अमेरिका से भारत आ गए। विनोद खन्ना के मुताबिक अब उनका मन संन्यास से भर चुका था और वो संसार में वापस लौटना चाहते थे। ओशो ने उन्हें अपने पूना वाले आश्रम की देखभाल करने को कहा, मगर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। विनोद खन्ना के मुताबिक अपने गुरु को बोली गई उनकी ये ना उनकी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल ना थी। विनोद खन्ना अब संसार में वापस लौट आए थे अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद उठाने के लिए, मगर अब उनके पास उनका परिवार नहीं था। होता भी कैसे, उन्होंने अपने परिवार को इतना दुखी किया था। अब उनके पत्नी और बच्चे उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। संसार में आए तो विनोद खन्ना को पैसों की ज़रूरत थी। एक फिल्म एक्टर के लिए फिल्मों से बेहतर जरिया और कौन सा हो सकता था पैसे कमाने के लिए। महेश भट्ट और फिरोज खान जैसे अपने कुछ पक्के दोस्तों के जरिए बॉलीवुड में वापसी करते ही विनोद खन्ना को इंसाफ और सत्यमेव जयते जैसी 2 बड़ी फिल्में तुरंत ही मिल गईं और ये दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट हुईं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को ये भरोसा हो गया कि विनोद खन्ना की ऑडियंस अब भी मौजूद है। इसके बाद विनोद खन्ना ने चांदनी, बंटवारा, छत्री, धर्मपुत्र, महादेव, CID, लेकिन, महासंग्राम जैसी कई फिल्मों में काम किया।
फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग के दौरान तो विनोद खन्ना ने गजब ही कर दिया। फिल्म में उनका एक रोमांटिक सीन था जिसमें उन्हें डिम्पल कपाड़िया को पहले गले लगाना था, उसके बाद किस करना था। महेश भट्ट इस शॉट को दूर से ले रहे थे। विनोद खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को पहले गले लगाया और फिर किस करना शुरू कर दिया। जब शॉट ओके हो गया तो महेश भट्ट ने कहा कट, मगर विनोद खन्ना रुके नहीं, वो डिम्पल को किस करते ही रहे। अब की बार महेश ने जोर से कहा काट, विनोद खन्ना अब भी नहीं रुके, वो डिम्पल को किस करते रहे। महेश भट्ट जोर जोर से चिल्लाने लगे काट काट काट, मगर विनोद खन्ना अब भी डिम्पल को किस करने में मगन थे। डिम्पल हैरान थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, विनोद खन्ना उनके साथ क्या कर रहे हैं, चिल्ला भी नहीं पा रही थी। इतने में ही महेश अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ दौड़कर विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के पास पहुंचे और विनोद को जबरन खींचकर डिम्पल से अलग किया। डिम्पल दौड़कर अपने मेकअप रूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। महेश भट्ट ने विनोद खन्ना को बहुत डांटा और फिर उनसे डिम्पल से माफ़ी मांगने को भी कहा। बाद में विनोद खन्ना ने बताया था कि उस दिन उन्होंने शराब पी रखी थी और चूंकि कोई ऐसी सीन वो एक लंबे अरसे के बाद फिल्मा रहे थे, इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। वैसे विनोद खन्ना के आउट ऑफ कंट्रोल होने की ये इकलौती घटना नहीं है। फिल्म दयावान की शूटिंग के दौरान अपने से 21 वर्ष छोटी माधुरी दीक्षित को किस करते वक्त उन्होंने माधुरी दीक्षित के होठों को काट खाया था। बाद में विनोद खन्ना ने माधुरी दीक्षित से अपनी इस हरकत के लिए माफ़ी मांगी थी। विनोद खन्ना ने भले ही इन दोनों हरकतों को अपनी एक जस्ट आउट ऑफ कंट्रोलिंग बताई हो, मगर डिम्पल कपाड़िया और माधुरी दीक्षित को उनकी ये हरकत बहुत ही बुरी लगी और उन दोनों ने अपने इंटरव्यूज़ में विनोद खन्ना की इन हरकतों को मॉलेस्टेशन सरीखा बताया था। साल 1989 में एक पार्टी में विनोद खन्ना की मुलाकात हुई बिजनेसमैन सरयू दफ्तरी की बेटी कविता दफ्तरी से। पहले पहल विचार मिले तो दोनों में दोस्ती हो गई, धीरे धीरे दिल मिले तो दोनों में मोहब्बत हो गई। नतीजा साल 1990 में 42 साल के विनोद खन्ना ने अपने से 13 साल छोटी 29 बरस की कविता दफ्तरी से शादी कर ली। शादी के बाद विनोद खन्ना का एक बेटा हुआ जिसका नाम विनोद खन्ना ने रखा साक्षी। एक बेटी हुई जिसका नाम विनोद खन्ना ने रखा श्रद्धा। 90 के दशक में इंसानियत का देवता, मुकद्दर का बादशाह, पत्थर का इंसान, फर्ज, दूध का कर्ज, गर्जना, निश्चय, फरिश्ते, कारनामा जैसी विनोद खन्ना की फिल्में एक के बाद एक लगातार फ्लॉप होने लगी और उनका कैरियर डाउनफॉल में जाता रहा। साल 1997 में विनोद खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 1999 में उन्होंने पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता और संसद पहुंचे। जुलाई 2003 में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर बना दिया गया। 6 महीने बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके काम से खुश होकर उन्हें विदेश मंत्रालय में विदेश राज्य मंत्री का पद दे दिया। फिर साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता से हट गई। साल 2009 में विनोद खन्ना अपनी लोकसभा सीट गुरदासपुर से चुनाव हार गए। साल 2014 में उन्होंने फिर से गुरदासपुर से चुनाव जीता और संसद पहुंचे। इस दौरान विनोद खन्ना ने रेड अलर्ट, वांटेड, दबंग, दबंग 2, दिलवाले, एक रानी ऐसी भी जैसी फिल्मों में काम किया। अप्रैल सन 2017 को मीडिया में ये खबर आई कि विनोद खन्ना को डिहाइड्रेशन हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है। कुछ दिनों बाद ही विनोद खन्ना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें वो बहुत ही पतले दुबले मिर्घिल्ले से नजर आ रहे हैं। उनकी ये तस्वीर देखकर लोग हैरान हो गए। लोगों में बातें होने लगी कि ये कैसा डिहाइड्रेशन है जिसने विनोद खन्ना को इस कदर अधमरा ही कर दिया है। तब जाकर लोगों को मालूम चला कि असल में विनोद खन्ना को डिहाइड्रेशन नहीं, ब्लड कैंसर है। न्यूज़ वेबसाइट पिंकविला और मशहूर न्यूज़पेपर अमर उजाला की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद खन्ना को कुछ समय पहले से ही मालूम था कि उन्हें ब्लड कैंसर है, मगर उस वक्त उनकी बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और उन्हें उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी। इसलिए विनोद खन्ना ने ये बात किसी से भी नहीं बताई
और अपनी बीमारी के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं था। विनोद खन्ना ने अपने इलाज के लिए जर्मनी में अपनी सर्जरी भी करवाई, मगर वो फेल हो गई। बहरहाल 27 अप्रैल सन 2017 को विनोद खन्ना इस दुनिया को छोड़कर परलोक सिधार गए। उनके अंतिम संस्कार पर लोगों ने उनकी बेटी श्रद्धा को जमकर ट्रोल किया, क्योंकि उनकी बेटी श्रद्धा अपने पिता के अंतिम संस्कार पर स्टाइलिश कपड़े पहनकर, स्टाइलिश ऑर्नामेंट्स पहनकर, स्टाइलिश पोज देकर फोटोज खिंचवा रही थी।